अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा हमको WPR जो है वो अपना परमिट किस तरह से फिल करता है। अब नॉर्मली जो है हमने एज़ पर लॉ हमारा पहला सेक्शन जो है सेक्शन 1 वही फिल करना होता है, लेकिन फील्ड में आके ऐसा होता है कि हमें पूरे का पूरा परमिट फिल करना पड़ता है। अब जब मैं नया नया यहाँ पे आया था और WPR बना था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि किस तरह से ये फिल होगा, और मैंने बहुत सर्च भी किया था यूट्यूब पे, तो मुझे कुछ कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मिली नहीं थी। तो इसलिए मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे नए आने वाले दोस्तों की मदद होगी इसमें। तो आइए शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे आपने मंथ लिख लेना है, फिर डेट और फिर ईयर। अब अरामको का ये रूल है कि अरामको जो है वो मंथ पहले लिखती है और डेट बाद में लिखती है। उसके बाद आपने लोकेशन लिख लेनी है आपका। अगर कोई प्रोजेक्ट है चल रहा है तो वो प्रोजेक्ट का नाम आएगा, अगर कोई पाइपलाइन का है, और अगर कोई प्लांट है तो वो प्लांट का नाम आएगा। उसके नीचे जो है एग्जैक्ट लोकेशन में आ जाएगा एग्जैक्ट वर्क लोकेशन, आप किस जगह पे वो काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर सादा ज़ुबान में समझाऊँ तो जो मेन पहली लोकेशन है वहाँ पे आपके घर का नाम आएगा, और दूसरी लोकेशन में आपका एग्जैक्ट रूम आएगा, किस रूम में आप काम कर रहे हैं। अब मैं प्रोजेक्ट पे हूँ, HEWG01 नाम है मेरे प्रोजेक्ट का। अब आप देख सकते हैं मैंने लोकेशन में अपना प्रोजेक्ट लिख लिया है, और नीचे जो छोटी लोकेशन है दूसरी लोकेशन है उसमें मैंने अपनी 48 किलोमीटर जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो लिख लिया है। तीसरे नंबर पे हमने अपनी एक्टिविटी लिख लेनी है। मेरी एक्टिविटी है मैनुअल एक्सीवेशन। उसके बाद आगे उस एक्टिविटी में जो भी टूल्स यूज़ होंगे हम वो टूल्स लिखेंगे। अब मेरी मैनुअल एक्सीवेशन है तो मैंने हैंड टूल्स लिखा है ओनली। उसके बाद दूसरे सेक्शन में जो है आपने टिक पे आ जाना है। वहाँ पे सबसे पहले जो है वो GS से लाजमी होता है। उसके बाद एक्सीवेशन चेकलिस्ट है, प्री एक्सीवेशन और डेली एक्सीवेशन चेकलिस्ट होगी। उसके बाद आपने और सेक्शन देख लेने हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई मैकेनिकल का काम है तो आपने यहाँ पे मैकेनिकल को टिक कर देना है। मेरा ऐसा कोई काम नहीं है। उसके बाद जनाब मैंने यहाँ पे H2S गैस जो कि किसी भी जगह पे अरामको में लीकेज हो सकता है किसी भी पाइपलाइन में, ये तो हर परमिट में तकरीबन टिक होती है। उसके बाद जनाब जो है मैंने H2S मोनीटर चाहिए मुझे, T40 रैटलर, FRC चाहिए, वो मैंने टिक कर दिया है। और जो है स्टैंड बाई चाहिए मुझे, स्टैंड बाई टिक करके मैंने स्टैंड बाई का नाम लिख दिया है। अब जो एडिशनल प्रिकॉशन है हमें इनमें नॉर्मली हम लिखते हैं फॉलो प्रॉपर PPE, यानी कि अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म हो जो भी वर्कर जिस वहाँ पे काम कर रहे हैं। और अभी गर्मी चल रही है तो फॉलो हीट स्ट्रेस लिखूँगा यहाँ पे मैं। हीट स्ट्रेस किसी दिन मैं आपको वीडियो में, किसी दूसरी वीडियो में मैं आपको इसका पूरा तरीकाकार एक्सप्लेन करूँगा। अब इसके नीचे आ जाते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी स्टॉप वर्क एंड गो टू असेंबली एरिया। अब असेंबली एरिया एक कोई भी स्पेसिफिक एरिया जो है वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया होता है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी आग लग जाए, कोई भी हादसा हो जाए तो आपने इस जगह पे आ जाना है। अब यहाँ पे इस सेक्शन में आपने लिखना है कि आपको कितनी कितनी देर के बाद गैस टेस्ट की ज़रूरत है। 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, ये ईश्वर डिसाइड करता है। मैंने गलती से NA लिख दिया था, अब मैं जुगाड़ करके इसको 4 आवर्स बनाऊँगा। अब नीचे जो है गैस टेस्ट में आपने जनाब यहाँ पे लिख देना है LEL0, H2S0, ऑक्सीजन जो है वो 20% 9, और जनाब CO2 0, और अदर गैस में आपने स्लैश डाल देना है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आ जाएंगे जी सेक्शन 5 में, हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट। अच्छा यार, ये जो वीडियो है मैंने साइट पे शूट की थी तो वहाँ पे मैं बहुत जल्दी जल्दी में टिक लगा रहा हूँ। इतने शॉर्ट टाइम में मैं आपको उधर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब इनकी जो हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट है ये तकरीबन चारों परमिट में सेम है। अब यहाँ पे मेरे पास एक हॉट परमिट पड़ा हुआ घर पे क्लोज्ड। यहाँ पे मैं आपको हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके। अब सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है इज़ द करेक्ट टाइप ऑफ परमिट इशूड, यानी कि अगर आप हॉट या कोल्ड या जो भी आप काम कर रहे हैं आपके पास करेक्ट परमिट जो इशू है, हम यहाँ पे यस करेंगे। दूसरे पे लिखा है द जॉब साइट एंड जॉब सेफ्टी एनालिसिस JSA एंड अदर एप्लीकेंट, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन दूसरी है JSA चेकलिस्ट वगैरह वो कंप्लीटेड है, साथ में है आपके। और आप उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर अपनी क्रू को एक्सप्लेन करने के काबिल हैं। यानी कि सादा अल्फाज में आपको JSA के बारे में पूछ रहा है, आप यहाँ पे टिक करेंगे यस पे। उसके बाद पूछेगा और द वेदर कंडीशन इज़ एक्सेप्टेबल, यानी कि अगर वेदर जो है वो बिल्कुल सही है काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा आंधी या बारिश का मौसम तो नहीं है अभी, और अगर हो भी तो आपने वर्क स्टॉप करना है, ये रामको का रूल है। खैर ये तो दूसरी वीडियो में हम कभी आपको दूसरी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, अभी इसी पे फोकस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद पूछेगा और स्लिप एंड ट्रिप हैज़ इट कंट्रोल्ड, यस, जितने भी हैज़र्ड हैं गिरने के फिसलने के कंट्रोल्ड हैं। डज़ द वर्क क्रू हैव द करेक्ट टूल्स, यानी कि जो हमारी क्रू वहाँ पे काम करेगी लेबर,
उनके पास करेक्ट टूल्स हैं, आपने चेक किए हैं, यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद डू पर्सनल हैव द प्रॉपर सर्टिफिकेट्स। अब यहाँ पे मैं इस परमिट के साथ में ले रहा हूँ एक कन्फाइंड स्पेस परमिट, मेरे साथ में आएगा स्टैंड बाई और जो है स्काबा मैन और कन्फाइंड स्पेस सुपरवाइज़र, इन सब के सर्टिफिकेट होते हैं। अब मैं यहाँ पे यस ही करूँगा। अगर आप सिर्फ हैंड टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कोल्ड परमिट है और आपका कोई भी दूसरा क्रू साथ में नहीं है, सिर्फ लेबर है, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आप कोई इक्विपमेंट साथ में हॉट परमिट है, कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, ट्रेलर वगैरह या एक्सीवेटर वगैरह, तो उसके लिए जाहिर सी बात है लाइसेंस होगा ड्राइवर के पास, तो उसका सर्टिफिकेट वही होगा, आप यहाँ पे फिर भी टिक करेंगे। उसके बाद आ जाएगा जी द इक्विपमेंट इंस्पेक्शन स्टिकर इज़ वैलिड। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसके साथ में एक इंस्पेक्शन स्टिकर और थर्ड पार्टी होती है, इसका वैलिड होना लाजमी है। यहाँ पे आप यस करेंगे वरना आप यूज़ ही नहीं कर सकते। हैव ऑल रिक्वायरमेंट फॉर वर्क एट हाइट, फॉल प्रोटेक्शन वगैरह जो है वो आपने अप्लाइड कर दिया, यानी कि अगर आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो आप फुल बॉडी हार्नेस लगवा रहे हैं अपने वर्कर्स को। अगर तो आप स्काफोल्डिंग पे है या किसी हाइट पे काम कर रहे हैं तो यस लिखेंगे वरना नो। उसके बाद पूछता है जी द स्काफोल्डिंग टैग कंप्लीटेड। अगर आप स्काफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ग्रीन या जो है येलो टैग लगा होना लाजमी है। हाँ, अगर वो छोटी सी स्काफोल्डिंग है, टैग की ज़रूरत नहीं है, नॉट अप्लाइकेबल करेंगे। मेरे केस में तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा ना। अगर वो स्काफोल्डिंग बड़ी है और टैग की ज़रूरत है तो टैग का होना लाजमी है, तो आप यस लिखेंगे। उसके बाद है जी हैज़ द पोटेंशियल फॉर कॉन्टैक्ट विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप अगर शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सरिया वगैरह है जो लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं सादा ज़ुबान में, या रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राइंडर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। इज़ द सिस्टम इक्विपमेंट प्रॉपरली आइसोलेटेड, यानी आइसोलेशन ये एक अलग टॉपिक है, ये नॉर्मली हमारे केसेस में यूज़ नहीं होता। ये ज़्यादातर जो है वो 99% जो है वो EOLP परमिट में होता है, जो वो ज़्यादातर जो है पाकिस्तानियों को इशू ही नहीं करते। कभी कोई एमरजेंसी में कोई उनके पास ना हो रिसीवर वो करते हैं, वरना वो जो है वो सऊदी लोग ही लेते हैं ये परमिट्स, अरामको के जो अपने हैं पर्सनल रिसीवर वही ये परमिट लेते हैं। अच्छा जी, कहाँ थे हम? हाँ, हैज़ द सिस्टम इक्विपमेंट हैज़ बिन डिप्रेशराइज। अगर आप पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं और उसको जो है वो आपने डिप्रेशराइज करके उसकी पर्चिंग वगैरह करनी है, वो आप टिक करेंगे वरना नो करेंगे। अगर आपका कोई भी एक ऐसी पाइपलाइन है जिसकी पर्चिंग हुई है, जिसको डिप्रेशराइज़ किया है आपने, अगर आपने उसको डिप्रेशराइज़ किया किसी ऐसी पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं, लाइव लाइन पे काम कर रहे हैं, तो आप इसको टिक करेंगे वरना नो करेंगे। अच्छा जी, आगे लिखा है जी हैज़ द पोटेंशियल फॉर रिलीजिंग फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड गैसेस बिन कंट्रोल्ड। आप यहाँ पे नॉट अप्लाइकेबल करेंगे। अगर आपके केस में कोई भी ऐसा ख़तरा है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे गैस का अखराज हो सकता है या लीकेज हो सकती है, तो आप यस करेंगे। यस यहाँ पे कर नहीं सकते, वैसे हम वो परमिट ही इशू नहीं करेंगे, आपको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछेंगे जी, आगे पूछ रहा है जी और ऑल द इग्निशन सोर्स इल्यूमिनेटेड और कंट्रोल्ड। अगर आप इसमें अगर आप ये है कि आप अगर ग्राइंडर या वेल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यस करेंगे वरना नॉट अप्लाइकेबल करेंगे। कोई भी एक ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे जो है वो आग की चिंगारी नहीं कर रही है, तो फिर ये यस होगा। और आपको वो कंट्रोल करने के लिए ये करना होगा कि वो आपको एक देते हैं, वो ना कारपेट टाइप होता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको, उससे 360 में जो है वो आपने उसको कवर करना होता है जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी चिंगारी जो है जो आप छोटा सा बॉक्स बनाएंगे उससे बाहर ना जाए। अच्छा जी, आगे आ जाता है डज द फायर वॉच है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। अगर आपका हॉट परमिट है तो आप इसको यस करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हॉट परमिट के लिए आपको जो है वो फायर वॉच की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी, आगे आ जाता है जी हैज़ द पोटेंशियल फॉर एक्सपोजर ऑफ हाई नॉइज़ लेवल। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप कोई भी गैस वगैरह लीकेज का ख़तरा है। अब हमारे केस में ये है कि हम पाइपलाइन में काम कर रहे हैं और ये कहीं से भी इनकी गैसेस वगैरह का जो है वो खरूज होता है, बाज़ औक़ात लीकेज हो जाता है, बाज़ औक़ात ये खुद पर ड्रेन करते हैं, तो ये ख़तरा रहता है कि जो है वो कहीं से भी कोई भी गैस जो है वो लीक हो सकती है। यहाँ पे भी हम टिक करेंगे। अच्छा जी, अगर आप एक चीज़ और भी, अगर आप यहाँ पे टिक कर रहे हैं ना इस पे हैज़ द पोटेंशियल फॉर द एक्सपोजर, तो आपका यहाँ पे टिक होना भी लाजमी है, वरना ये प्रॉब्लम है। देखें यहाँ पे H2S पे भी जो है वो टिक होना चाहिए और साथ में पर्सनल H2S मॉनिटर आपका होना लाजमी है।
वैसे तो नॉर्मली जो है आप जहाँ पे भी परमिट इशू करवाने जाएंगे, ईश्वर आपसे लाजमी पूछेगा। बिना H2S जो है H2S के आपका जो पर्सनल मोनीटर है उसके बिना आपको वो परमिट ही इशू नहीं करेगा। अच्छा जी, आगे लिखा है जी द करेक्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर यूज़ फॉर पर्सनल बाय पर्सनल। इसमें वो पूछ रहा है कि करेक्ट जो है वो PPE आप यूज़ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इस पे आप यस करेंगे, ये नहीं कि आप जिस भी टाइप का काम करने जा रहे हैं आपके पास उस तरह के इक्विपमेंट होना लाजमी है, PPE होना लाजमी है। जनरली इसमें आ जाता है आपका हेलमेट, आपकी सेफ्टी गॉगल्स और FRC वगैरह। अच्छा जी, आगे वो पूछ रहा है इफ़ द वर्क में इम्पैक्ट अदर। इसमें सेक्शन में वो पूछ रहा है कि अगर आपको आपके करीब कोई काम चल रहा है जो कि दूसरा मसलन के एक ही साइट पे अगर 2 परमिट हैं तो आपने उनके साथ डिस्कस किया है। अगर आप एक साइट पे 2 परमिट इकट्ठे काम कर रहे हैं एक ही जगह पे तो यहाँ पे आप टिक करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद आप पूछता है जी इज़ देयर एन एमरजेंसी कंडीशन प्लान इन प्लेस टू रिस्पॉन्स टू द वर्क बीइंग परफॉर्म्ड। वो पूछ रहा है जी इन केस ऑफ एमरजेंसी, अगर आपके काम के दौरान कोई भी किसी भी तरह की एमरजेंसी हो जाती है तो क्या आपके पास एमरजेंसी रिस्पांस का प्लान है। यहाँ पे भी आप यस ही करेंगे क्योंकि अगर आप ना करेंगे तो भी आपको परमिट इशू नहीं होगा। अच्छा जी, लास्ट में आ जाता है अब डज़ द वर्क क्रू नो व्हाट टू डू द इवेंट ऑफ एमरजेंसी। यानी कि आपके क्रू को पता है कि एमरजेंसी में किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। अब आरामको में काम करने जब भी नई साइट पे जाते हैं तो आपको एक सेफ्टी ओरिएंटेशन करवाया जाता है जिसमें आपको ये सारी चीज़ों के बारे में समझाया जाता है, तो आप यहाँ पे भी यस ही करेंगे। अब एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि एज अ रिसीवर आपको सिर्फ ये सेक्शन 1 फिल करना होता है। ये जो सेक्शन 1 है ये फिल करना होता है, ये सेक्शन 2, ये आ गया जी सेक्शन 3, सेक्शन 4 और ये सेक्शन 5। ये जो है ये ईश्वर ने ही फिल करना होता है। लेकिन आम तौर में अब साइट्स पे ऐसा नहीं होता, अब ये रिसीवर ही को फिल करना पड़ता है। कोई 100 में से 2-4 जगह ऐसी होगी जहाँ पे ईश्वर फिल करते हैं, वरना ये रिसीवर को ही फिल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप नए हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है, इवन आप पुराने भी हैं, आपको अगर वर्क की सिचुएशन का साइट का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने ईश्वर को बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं उससे कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। वरना आप अपना सेक्शन फिल करके ईश्वर को दे सकते हैं, वो खुद ही आपको फिल कर देगा। आप उसको बता दें कि मैं इस साइट पे नया हूँ, तो वो सीधा सीधा आपको खुद ही फिल करके दे देगा। अब सेक्शन 4 में जो है वो आप अपना लिखेंगे जी रिसीवर ऑर्गेनाइजेशन कोड। उसके बाद आपके कार्ड पे जो है वो मेंशन होगा ये कोड। उसके बाद बैच नंबर में आपने अपना इकामा नंबर लिखना है और जो उसके आगे CERT सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है ये भी आपके कार्ड पे मेंशन होता है। आपने अपना सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। उसके बाद जो है आप अपने सिग्नेचर करेंगे इस बॉक्स में, सिग्नेचर बॉक्स में एक यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं और एक ये दूसरी साइड पे सेक्शन 5 के नीचे ये सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद हमारा फॉर्म जो फिलिंग है वो अब कंप्लीट होगी। इसके बाद आ जाते हैं जी अभी कन्फाइंड स्पेस परमिट पे। यहाँ पे आपने सेम डेट, लोकेशन और सब कुछ लिख लेना है। वर्क में आपने लिखना है जी वर्क टू डू में आपने लिखना है जी कन्फाइंड स्पेस एंट्री। उसके बाद आपने अपना जो परमिट नंबर है, अगर आपका हॉट या कोल्ड परमिट है तो वो आपने टिक कर देना है। यहाँ पे मैं गैस टेस्ट को टिक करना भूल गया था, गैस टेस्ट टिक कर दिया। इस तरह से आपने वर्क में ये परमिट नंबर मेंशन कर देना है कि ये परमिट हमने वर्क के लिए इशू किया है। उसके बाद इस सेक्शन 2 में इसके आ जाता है जी कन्फाइंड स्पेस एंट्री लॉग शीट स्टैंड बाई मैन, ये मैंडेटरी उन्होंने लिखा हुआ है, इनको आपने यस कर देना है। बाकी सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने दूसरा कोल्ड परमिट अपना फिल किया है उसे फिल कर लेना है। नीचे सेम टू सेम उसी तरह से फिल आउट कर देना है सब कुछ। यहाँ पे जो फ़र्क है वो होगा जी स्टैंड बाई का और कन्फाइंड स्पेस एंट्री सुपरवाइज़र का, बस इतना फ़र्क है इन दोनों परमिट में फिलिंग में। आपने उन दोनों के जो कार्ड हैं, सर्टिफिकेट नंबर या इकामा नंबर आपने मेंशन कर देने हैं। लेकिन अगर वो आपको अपना इकामा देते हैं तो आपने उनका सर्टिफिकेट जो है वो एक बार देख लेना है। कोशिश करें कि सर्टिफिकेट नंबर लिखें, नहीं तो इकामा नंबर लिखें। अब नॉर्मली होता ही है कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है वो इकामा नंबर ही होता है उनके सर्टिफिकेट पे भी मेंशन। उसी तरह से हम यहाँ पे गैस टेस्ट को 4 आवर्स लिखेंगे, गैस टेस्ट के नीचे फिल आउट करेंगे और बाकी सेम टू सेम ही है तकरीबन सारे का सारा परमिट उसी तरह से फिल होगा जिस तरह से हमने अपना वर्क परमिट फिल किया है। ये एक एडिशनल परमिट होता है कन्फाइंड स्पेस परमिट, जो कि किसी भी एक ऐसी जगह पे, किसी भी तंग जगह पे हमने काम करना होता है, किसी पाइपलाइन के अंदर या फिर आप कह लें किसी एक्सीवेशन के अंदर,
या कोई भी एक ऐसी तंग जगह जहाँ पे मुश्किल से काम होता है, या जहाँ पे गैस वगैरह की लीकेज का खतरा है, उसके लिए इसको इशू किया जाता है। नहीं जी, हमारा कन्फाइंड स्पेस परमिट भी फिल हो गया। उसी तरह से हम जो है हैज़र्ड एनालिसिस चेकलिस्ट भी उसी सेम टू सेम फिल करेंगे जिस तरह से हमने अपने वर्क परमिट पे फिल आउट किया है। मेन इस परमिट में मैंने आपको बताया सिर्फ इतना ही फ़र्क होगा, क्योंकि आप सेम लोकेशन के लिए दोनों परमिट इशू कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही फ़र्क होगा इसमें कि जो है वो आप स्टैंड बाई का नंबर लिखेंगे और अपने जो है वो कन्फाइंड स्पेस सुपरवाइज़र जो है उसका नंबर लिखेंगे। बाकी तकरीबन सारा ही सेम होगा। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।